गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। आर.एस. शर्मा की सीरीज चल रही है और हम बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 3 की, इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। आपको हेडिंग डालनी है चैप्टर नंबर 3, इतिहास का निर्माण और उनके स्रोत, और भौतिक अवशेष, ये आपको एक मेन हेडिंग डालनी है। इसमें आपको एक सब हेडिंग डालनी है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक बोले तो प्रागैतिहास। प्रागैतिहास जैसे ही आप इसकी हेडिंग डालेंगे, इसमें आपको लिखना है। अच्छा, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को नोट करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से पूरी जो ये 3rd नंबर का चैप्टर है, ये आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो आपको हेडिंग डालनी है प्रागैतिहासिक टाइम या प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिखना है, इसका संबंध उस समय से है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। प्रागैतिहास स्थल आवासीय अवशेष के रूप में न होकर मनुष्य, पादप, जीव जंतु के अवशेष के रूप में होते हैं। ये आमतौर पर आम स्थलों से ऊंचे स्थानों पर, पर्वतीय ढलान, पर्वतीय क्षेत्रों और नदी के किनारे पाए जाते हैं। अब हम जो प्रागैतिहासिक काल है, तो ये एक वो टाइम था, इसका हमें कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमें इसके बारे में कुछ ऐसे स्थानों से पता चला जो स्थान एक अन्य स्थानों की तुलना में ऊंचाई पर स्थित थे और नदी के किनारे थे। तो वहाँ से हमें इनके कुछ औजार मिले, कुछ उस टाइम पे जो पत्थर वगैरह यूज़ करते थे हमें वो मिले, तो उनके द्वारा हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रोटो हिस्टोरिक या हिंदी में आप लिखिए आर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें आपको लिखना है हड़प्पा और एक ब्रैकेट में लिखना है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल वो काल था जो हड़प्पा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा का जो नव हड़प्पा काल था ना, तो उसको हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ना तांबे का यूज, प्रचुर मात्रा में तांबे का उपयोग होने लगा था। इसमें हमें लिखना है हड़प्पा ब्रैकेट में ताम्रपाषाण काल। लिखित, इसमें फिर आगे लिखेंगे लिखित प्रमाण तो पाए गए परंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल एक वो टाइम था। अब आपको हेडिंग डालनी है इतिहास या ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक टाइम पीरियड, या आपको लिखना है, अब इसमें आप लिखेंगे वह समयकाल जिसका लिखित वर्णन हो तथा उसे पढ़ा भी जा सका है। पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है। और अशोक से पूर्व ये कब मिली थी हमें? वैदिक और उत्तर वैदिक के जो साहित्यिक स्रोत थे ना, जो ऋग्वेद और अन्य 3 वेद थे, वो भी हमें एक लिखित के रूप में मिले हुए थे। अब हमें इसमें समझना ही है, लिखना नहीं है। तो कुछ हमें ऐसे स्थल प्राप्त हुए, ऐसे टीले प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों या खंडरों के रूप में पूरे भारत में दबा पड़ा हुआ है और ये कई प्रकार के हैं। जानते हैं इनके प्रकार? पेज नंबर 15 पे आ गए हैं और यहाँ से हम इसके प्रकार जानेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो खंडर पाए जाते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले वो होते हैं बच्चों जो खंडर के रूप में एक ही तरह की संस्कृति को दर्शाते हैं या प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि सातवाहन के टाइम हो या कुषाणों की संस्कृति हो, तो ये इसके कुछ उदाहरण हो जाते हैं। फिर प्रधान सांस्कृतिक टीलों की बात करें तो इनमें एक संस्कृति की प्रधानता तो होती है, लेकिन दूसरी संस्कृति की झलक भी पाई जाती है। और बहुसांस्कृतिक टीले या खंडरों, तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारी और कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को एक साथ देखा जाता है। आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं कुछ खुदाई के बारे में। तो देखिए, खुदाई 2 टाइप की होती है, एक लंबवत और समतल। जब हम लंबवत खुदाई करते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति के काल का पता चलता है, और हम
जब समतल खुदाई करते हैं तो हमें पूरे सांस्कृतिक, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का जीवन यापन, मतलब संपूर्ण संस्कृति का पता चलता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे RS शर्मा क्या लिखते हैं, इसमें वो लिखते हैं कि इन टीलों या खंडलों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए गए, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ऐसे पढ़ दूंगी तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। जैसे आर्द्र जलवायु यहाँ पे लिखी हुई है, तो आर्द्र जलवायु का तात्पर्य नमी वाला क्षेत्र से होता है ना। तो जो नमी वाला क्षेत्र है, तो जो मध्य गंगा का क्षेत्र है वो नमी वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा वो क्षेत्र जो डेल्टाई है। डेल्टाई आपको पता होगा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आकर मिलती हैं। जब आप भूगोल पढ़ते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। डेल्टाई नदियाँ हैं ये, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा में एक विशेष प्रकार की, मतलब वहाँ पे एक नमी होती है। नमी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पानी इकट्ठा होने लगता है, और वो पानी, मिट्टी वहाँ की जो होती है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अवशोषण उसका कर लेती है, और वहाँ पे पानी भरा ही हुआ होता है। जैसे आप जाएंगे ना, गीले खेत होते हैं, है ना, तो गीले खेतों को आप कैसे देखते हो, जैसे कि बहुत ही मिट्टी है और कीचड़ टाइप का हो जाता है, तो कुछ इस टाइप की भी वहाँ पे संरचनाएं पाई जाती हैं डेल्टाई भागों में। और एक विशेष प्रकार की वहाँ पे वनस्पति भी पाई जाती है, जिसे हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। मैंग्रोव वन आपने पढ़ा भी होगा। ये जो क्षेत्र थे, तो यहाँ पे जो संस्कृति थी उस समय की, तो वो तो मिट्टी की बनी होती थी। तो जो मिट्टी की बनी होती थी वो तो उसमें घुल गई, लेकिन जो पकी हुई ईंटों से बनी थी, या किसी विशेष धातु से बनी हुई थी, या पत्थरों से बनी हुई थी, वो अभी भी वहाँ पे बची हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुरातत्व शास्त्र की। पुरातत्व शास्त्र क्या है? अच्छा, एक और आपको एक हेडिंग डालनी है यहाँ पे, मेगालिथ। एक मेगालिथ हेडिंग डालिए, ये देखिए, आपको हेडिंग डालनी है मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते थे? मेगालिथ होते थे दक्षिण भारत के कुछ लोग। देखो, मेगालिथ के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। मेगालिथ वो होते थे जब किसी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और हम उसको दफनाते थे, तो दफनाते समय वो लोग क्या करते थे कि उस दफनाने वाली जगह पे, जैसे कब्र होती है ना आज के टाइम में, तो ऐसी कब्र के आकार की एक आकृति बना देते थे और चारों तरफ पत्थर रख देते थे, और जब दफन करते थे तो उस व्यक्ति के साथ में उनके, उस व्यक्ति से संबंधित औजार, हथियार और दूसरी भी अन्य सामग्रियां रख देते थे। तो इसको बोलते थे मेगालिथ। इसको क्या बोलते हैं? मेगालिथ। तो आपको इसमें लिखना क्या है अब, मेगालिथ हेडिंग डाल के, दक्षिण भारत के कुछ लोग जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया, उसे क्या कहते हैं? हम मेगालिथ कहते हैं। तो हमें लिखना है पुरातत्व शास्त्र, नीचे आर्कोलॉजी, और फिर इसमें आप लिखेंगे वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सुनियोजित रूप से पुराने खंडरों और चट्टानों को खोदकर उन लोगों की भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है, तो वो पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। तो पेज नंबर 16 पे हम रेडियो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं रेडियो कार्बन को, इसको पढ़ाने से पहले ये देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे और आपको रेडियो कार्बन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप तो मतलब इसको पढ़ के आपका सिर ही चकरा जाएगा। मैं आपको एक सिंपल और सरल भाषा में बताती हूँ। देखिए, जो कार्बन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक CO2 होता है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन होता है C12 होता है, और एक C14 होता है। ठीक है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब ये आइसोटोप क्या कहलाते हैं? आइसोटोप एक ही एलिमेंट के 3 रूप होते हैं, जिसमें प्रोटीन संख्या में समान रूप से होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारित करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में समान रूप से मिलता है और सभी प्राणियों में भी मिल जाता है। मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में रहता है और जो जीवित प्राणी होते हैं तो उनमें समाहित भी हो जाता है। अब कार्बन प्रोटीन के अनुसार किसी भी जीवित प्राणी जगत में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु होने के बाद या जब कोई इंसान मर जाता है या कोई जीवित प्राणी मर जाता है तो ऐसी अवस्था में कार्बन 12 जो होता है वो तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो रहता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है या निरंतर उसका क्षय होने लगता है। अब कार्बन का मैं आपको बताऊं, कार्बन का जो अर्ध आयुकाल है, मतलब आधा टाइम है जो कार्बन का अर्ध आयुकाल, तो वो कितना होता है 5568 ईयर का होता है अर्ध आयुकाल। इतने साल में उस वस्तु में कार्बन 14 की जो मात्रा है वो आधी रह जाती है और मृत्यु के बाद 11,136 साल तक ये क्षय होने की प्रक्रिया जारी रहती है। अगर किसी वस्तु में 50% कार्बन बचा है तो उसकी एज लगभग 11,000 का 50% लगभग 5,000 साल पहले का माना जाएगा। उसका एज कैसे निकालेंगे? जैसे कोई इंसान मर गया या कोई जीवित प्राणी मर गया तो हमें उसका जीवाश्म मिला, अगर उसमें कार्बन की मात्रा 50% बची हुई है तो हम समझेंगे कि इसकी जो उम्र है वो 5,000 साल पहले की है। तो इस प्रकार से कुछ उसकी डेटिंग निकालते हैं। अच्छा, तो चट्टानों की फिर कैसे पता करते हैं हम? चट्टानों की ये तो हो गई जीवित प्राणियों की कि कार्बन 14 से हम जीवित प्राणियों की पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे पुरानी चट्टानें हैं तो इनकी कैसे पता करेंगे? तो जो यूरेनियम एक डेटिंग होती है, ये तो कार्बन डेटिंग हो गई, एक होती है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से चट्टान की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको ये समझा दिया है और वो नोट भी कर सकते हैं। आपको पहले ये नोट करना है और फिर आपको ये नोट कर लेना है। बाकी का पेज नंबर 16 में एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी भाषा लिखी हुई है। अब हम पेज नंबर 17 में है सिक्के। आपको हेडिंग डालनी है सिक्के और फिर लिखना है सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। फिर आगे लिखना है प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज द्वारा निर्मित नहीं थी बल्कि धातु के रूप में थी। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबा, चांदी, सोना, सीसा से बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उनमें बनने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई। उनमें से ज़्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा पूर्व सदी से था। गुप्त काल के बाद इस तरह के सांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली तो थी नहीं, मतलब बैंकिंग वाली सुविधा तो आज की तरह पहले नहीं थी। तो वे लोग क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन हैं या किसी धातु के बर्तन हैं तो उनमें धन वगैरह इकट्ठा करके रख लिया करते थे। धन हो गया, उनकी कोई आभूषण हो गए, कोई बहुमूल्य चीज़ हो गई, है ना, तो उसको वो लोग उस मिट्टी के बर्तन में रख देते थे और उसको कहीं जा कर के छुपा देते थे या कहीं पे जाके गाड़ देते थे। और उसका उपयोग हमेशा तब करते थे जब उन्हें उसकी ज़रूरत हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के सिक्कों के कई ढेर भारत में विभिन्न हिस्सों में पाए गए, जिनमें से केवल भारतीय नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमें भारतीय सिक्के प्राप्त हुए, हमें कई बार रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए जो कि रोमन साम्राज्य में ढाले गए थे। वो हमें भारत में मिले क्योंकि वहाँ के लोग आते थे अपने यहाँ व्यापार करने, तो वो लोग रोमन सिक्के दे के जाया करते थे, तो हमें वहाँ के सिक्के भी प्राप्त हुए। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। फलस्वरूप वे भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन की निजी और सार्वजनिक संग्रहों और संग्रहालयों में ले जाने में सफल रहे। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने यहाँ के बहुत सारे ऐसे सिक्के थे जो अपने साथ में वो लेकर चले गए। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्कों
राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते थे। मतलब जो पुराने सिक्के थे उसमें तो कुछ नॉर्मली मछली सी बनी होती थी या फिर कुछ कोई जानवर बना होता था, लेकिन जब बाद में जो सिक्के आए उनने थोड़ा सा अपने आप को डेवलप किया और उन सिक्कों में राजाओं और देवी देवताओं के नाम और तारीख भी लिखी होती थी। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों मसलन दान, भुगतान और विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के मिलते हैं। अच्छा, आपको ये पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करना है कि सर्वाधिक बड़ी संख्या में सिक्के मौर्य काल के बाद के काल के मिलते हैं। ये सीसा, पोटीन एक धातु होती थी उस समय पे, ये सीसा, पोटीन, तो ये सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अंडरलाइन लिखना भी और इसमें अंडरलाइन भी करना है कि गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उनकी क्रय शक्ति कम थी। यह उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन हो सकता है कि इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं शिलालेख की। आपको लिखना है शिलालेख, हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी या पुरालेख। और शिलालेखों, इसमें आपको लिखना है शिलालेख, हेडिंग डालनी है और लिखना है शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और शिलालेखों अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। तो मोहरों, पत्थर के खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के पट्टों, ईंटों या छवियों पर ये अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर पर अभिलेख दर्ज किए गए थे। पत्थर पर शिलालेख का उत्कीर्णन दक्षिण भारत के पर बड़े पैमाने पर जारी रहा। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों की दीवारों पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सिक्कों की तरह अब आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। ये जो ग्रीन पॉइंट से हाईलाइट है आपको वही नोट करना है। हमें लिखना है कि सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में संरक्षित है। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है भारतीय अभिलेख कोश। इसमें आपको लिखना है मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अधिकांश शिलालेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेज नंबर 19 पे और बात करते हैं हड़प्पा के शिलालेखों के बारे में। तो हड़प्पा, आपको हेडिंग डालनी है हड़प्पा के शिलालेख। अब हम लिखते हैं हड़प्पा के शिलालेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए। अब आपको हेडिंग डालनी है अशोक के शिलालेख और हेडिंग डालनी, फिर उसकी सब हेडिंग डालनी है ब्राह्मणी लिपि। इसमें लिखना है अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में पाए गए, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। फिर हमें एक और सब हेडिंग डालनी है खरोष्टी लिपि और इसमें लिखना है कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बहुत कंफ्यूज करती है, आपको बहुत अच्छे से और ध्यान रखना है। हालांकि इतना लिखने के बाद फिर आप एक अलग से लिखिए एक लाइन, मतलब उसी लाइन में थोड़ा आगे से। उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मणी लिपि ही प्रचलित थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग होता है। अब अरमाइक और ग्रीक के नीचे आपको अंडरलाइन कर लेनी है ताकि आपको पता रहे कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए इस प्रकार के शिलालेख। लेकिन गुप्ता काल के अंत तक ब्राह्मणी लिपि मेन रही। जो ब्राह्मणी लिपि थी ये गुप्ता काल तक ही बहुत फेमस रही।
अब हम इसमें आपको लिखना है कि भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया। मतलब हमने अपने यहाँ के शिलालेखों को पहले नहीं पढ़ा, हमने सबसे पहले कौन से शिलालेखों को पढ़ा? ईरानी शिलालेखों को पढ़ा। इनका संबंध ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। वे प्राचीन इंडो ईरानियन और सेमेटिक भाषा की कीलाकार लिपि में दिखाई देते हैं। इनमें हिंदू या सिंधु क्षेत्र में ईरान की विजय का वर्णन है। मतलब हमने जो शिलालेख पढ़ा वो ईरानी लैंग्वेज का था। फिर आपको लिखना है भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। ये मौर्य काल और अशोक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। अब आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक के स्तंभ मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा स्थान पर। इन शिलालेखों को वो दिल्ली ले आए और अपने साम्राज्य के विद्वानों से इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा, लेकिन वे विद्वान इसे पढ़ने में बेफल रहे। अब आपको आगे लिखना है कि इन शिलालेखों में लिखे हुए को पहली बार सन 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार आती है, ऑप्शनल में मतलब ऑप्शन में भी आती है। चलिए अब आपको यहाँ से लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। उनमें से कुछ शाही आदेश के रूप में है तो कुछ सामान्य लोगों को सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में शाही निर्णय लेने के रूप में। दूसरे शिलालेखों में बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव मतलब ये जो अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग थे, इनके जो धर्म अनुयायी थे, उनकी उपासनाओं की भी बातें हुई हैं। ये सब भक्ति के स्मारक के रूप में स्तंभों, पत्थरों, मंदिर या चित्रों में दिखाई देते हैं, जबकि अन्य प्रकार के शिलालेख राजाओं और विजेताओं के गुणों, उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी पराजय या कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। फिर आपको यहाँ से आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखनी है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के बारे में। तो लिखते हैं हम समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के, यहाँ से हमारा पेज नंबर 20 स्टार्ट हो जाता है। शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। अब यहाँ पे वापस से आपको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। पैसे, मवेशियों, भूमि आदि का दान न केवल राजाओं और राजकुमारों द्वारा होता था, बल्कि कारीगरों और व्यापारियों द्वारा भी होता था। प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था और प्रशासन संबंधी अध्ययन के लिए मुख्य रूप से उस दौर के प्रमुखों और राजकुमारों द्वारा बनाए गए भूमि अनुदानों के दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये ज़्यादातर तांबे की बनी पर्चे-नुमा चद्दरों पर उत्कीर्ण थे। वे भिक्षुओं, पुजारियों, मंदिरों, मठों, जागीरदारों और अधिकारियों को अनुदान स्वरूप प्रदत्त भूमि, राजस्व और गांव के दस्तावेज हैं। वे सभी भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, तमिल और तेलुगु। अब हम यहाँ से साहित्यिक स्रोतों को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।